यूजर्स, तो लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग इस पे बात किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोलॉजी क्या है, क्यों बायोलॉजी हमने पढ़ना शुरू किया, ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, हमने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि मेटाबॉलिज्म। ठीक है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सारे जो रिएक्शंस चल रहे हैं, तो सारे रिएक्शन चल रहा है तभी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एनर्जी मिलती है कि वो जिंदा रह सके, एक लिविंग फोर्स प्रोवाइड करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक रिएक्शन, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन चलता रहे, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। ठीक है, पानी भी हम थोड़ा गर्म नहीं हो, गर्म में मतलब एक पानी गर्म करने के लिए भी हमें एक टम्बलर चाहिए, उसके अंदर पानी डालना चाहिए, फिर जाके उसको गर्म दिखाए तो जाके हीट पे बिठाए या फिर चूल्हे पे बिठाए तो जाके वो पानी उबालता है। ठीक है, सिंपल पानी को उबालने के लिए भी हमें इतनी सारी जुगाड़ करनी पड़ती है, पर एक सेल में जहाँ पे इतने सारे रिएक्शंस एक साथ चल रहे हैं, तो उसके लिए तो उसको एक बहुत अच्छा सा मीडियम चाहिए होगा जो कि पूरा टेम्परेचर, पीएच सब कुछ मेंटेन कर सके, सारे आयोन्स के फ्लो को रेगुलेट कर सके, तब जाके हमारा लिविंग प्रोसेस, हमारा लिविंग सिस्टम बना रह पाएगा। ठीक है, हमारा लिविंग फोर्स मिलता रहेगा और लाइफ चलती रहेगी। ठीक है, तो वो चीज क्या है जो ये लिविंग फोर्स देता है, जो ये कंडीशन को मेंटेन करता है? ठीक है, वो जो पहला पार्टिकल या फिर जो मीडियम प्रोवाइडिंग सब्सटेंस है, ठीक है, वो भी हमने बात की थी। दैट मीडियम प्रोवाइडिंग सब्सटेंस इज योर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इज योर प्रोटोप्लाज्म। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बात सुनो, प्रोटोप्लाज्म क्या है? बेस फॉर या फिर मीडियम फॉर ऑल रिएक्शंस, मीडियम फॉर ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए सेल। ठीक है, इन ए सेल। अभी हम जब प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन देखें तो हमें सेल मिला, एक चीज तो रिएक्शंस मिली जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और ये सेल दिखा हमें। ठीक है, तो ये सेल क्या है, कैसे बना सेल, और हम इस सेल को क्यों पढ़े? ठीक है, जब देखो, जब हम लोग किसी भी एक चीज को, मान लो कोई एक पर्टिकुलर, हमारे घर की बात करते हैं। ठीक है, हमारे घर में कोई आता है तो बड़ा सा दिखता है, घर बाहर से बहुत बड़ा दिखता है। जब वो घर में आता है तो सबसे सिंपलेस्ट चीज जो हर जगह पे उसको कॉमन दिखता है, घर में उसको कॉमन दिखता है, वो क्या होता है? एक रूम। ठीक है, एक रूम कॉमन होता है। रूम के अंदर बहुत सारी कॉमन चीजें मिलती हैं, जैसे एक विंडो मिलता है रूम के अंदर उसको एक बेड मिल सकता है, हर रूम में एक टेबल हो सकती है, एक फ्लावर वेस हो सकता है। तो रूम के अंदर क्या क्या रहेगा, उसके कुछ मतलब हमने नहीं, कुछ कॉमन चीजें होती है। ठीक है, जो एक रूम के अंदर पाया जाता है, इसीलिए हम उसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर हाउस बोल सकते हैं, एक रूम को, पर्टिकुलरली एक रूम को। ठीक है, वैसे तो रूम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काम करने के लिए हम लोग डिफरेंट रूम यूज करते हैं। ठीक है, पर फिर भी एक जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं हर घर में जो मिलेगा वो है रूम। ठीक है, और उसके अंदर भी रूम के अंदर भी सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, वैसे ही एक बैटरी को अगर हम तोड़ दें, ठीक है, बैटरी एक कहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी है ऑफ फोर्सिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, वो कहाँ तक मेंटेन करती है? जहां तक उसके पास एक कैथोड और एक एनोड हो। ठीक है, वहीं तक वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करती है। तो जहां तक कोई भी चीज अपना प्रॉपर्टी मेंटेन करे, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जहां तक सेम हो चीजों की। ठीक है, जैसे रूम भी एक घर ही है, घर का एक पार्ट ही है ना, वो घर का एक पार्ट ही है, घर का जो सारा प्रॉपर्टीज है वो रूम के अंदर भी है। ठीक है, पर रूम की कुछ अपनी खासियत भी है, और रूम्स जोड़ के हम घर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
फॉर एनीथिंग, ठीक है, वो कोई फिजिक्स में हो जाए, वो बायोलॉजी में हो जाए, वो केमिस्ट्री में भी हो जाए क्यों ना, ठीक है, फॉर एनीथिंग सेल मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट possessing similar physical and chemical properties. ठीक है, ये है बेसिक डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं, सेल बोलने से हम जो समझते हैं ये वही चीज है, ठीक है। पर एक बायोलॉजिकल सेल क्या है, बायोलॉजिकल सेल को हम कैसे देखें, हमें पहले बायोलॉजिकल सेल कहाँ से मिला, कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये सब चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट ने पहले खोजना शुरू किया, ठीक है, हम वही नेचर वाला, अगर पहले वाला वीडियो कोई नहीं देखे हो तो जाओ एंड जस्ट गेट द स्टोरी, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी कि हमें नेचर को अपने काम में यूज करना है, ठीक है। तो वही साइंटिस्ट लोग नेचर को यूज करने के लिए अपने काम में क्या करना शुरू किए, नेचर के बारे में पढ़ना शुरू किए, हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किए। जब वो लोग पढ़ते गए, ऊपर से किसी ने पढ़ा, किसी ने कॉकरोच को पढ़ा, किसी ने ह्यूमन बीइंग को, किसी ने हैन को, किसी ने बुफेलो को, सब एक एक को पढ़ते गए, ठीक है। तो जब जैसे वो लोग पढ़ते गए, जैसे अंदर जाते रहे तो उनको भी मिला द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग मैटर, लिविंग मैटर, वो है हमारा सेल, ठीक है। उसको भी वो लोग सेल ही नाम दिए। हम लोग यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, आप लोग जो 11th-12th में हैं, ठीक है। और जब हम लोग बैटरी को तोड़ते हैं तो उसको भी सेल बोलते हैं। एक सेल फोन को भी हम सेल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे चीजें उसके अंदर आती है, बहुत सारे कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज उससे मिलते हैं, पर वो छोटा है, ठीक है। इसे ओरिजिनेशन ऑफ सेल थोड़ा देखते हैं इसको, ओरिजिन ऑफ सेल, ठीक है। जो पहली सेल कैसे बनी थी, क्या हुई थी, तो यूनिवर्स कितने बिलियन ईयर्स पुराना है, इट इज ऑलमोस्ट 10.2 बिलियन ईयर्स पुराना, ठीक है, 10.2 बिलियन ईयर्स। Our universe was formed 10.2 billion years ago, ठीक है। एंड सेल, द फॉर्मेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सेल पहले, सबसे पहले कुछ ये सब कुछ नहीं था बेटा, ठीक है, सिर्फ गैसेस ही गैसेस थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वहां पे फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, सारे गैसेस थे। मान लो जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था उसमें क्या था, कैसा था, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कैसा था, देखो वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस के वजह से, लाइटनिंग के वजह से और हमारा डायरेक्ट सनरेज के वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था ना, ऑक्सीजन नहीं था तो एटमॉस्फेयर नहीं था, ओजोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो डायरेक्ट सनरेज भी आते थे। इसके वजह से हमारा जो अर्थ था उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है, टेम्परेचर वाज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना टेम्परेचर था। और क्या, और कैसा था हमारा सराउंडिंग, वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, नो फ्री ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, जब जो गैसेस मेनली पाए गए थे, ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये सब गैसेस ही हैं, सिर्फ NH3, H2, H2O,
CH4, कैसे पता चला कि ये सब है? ठीक है, एक साइंटिस्ट है एसएल मिलर एंड यूरी, हैरोल्ड यूरी, ठीक है, दो साइंटिस्ट है यूरी। वो दोनों ने क्या किया, ये निकालने के लिए कि ओरिजिन ऑफ सेल कैसे हुआ है, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए वो लोग जब जैसे रिएक्शंस कर रहे थे, जब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स, तब उन्होंने देखा कि ये सारे गैसेस को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट में उनको पास करवाया जाता है, ये सारे गैसेस को, तो देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ 13 of 20 amino acids present right now. 13 of 20 amino acids, A मतलब amino acids, okay, amino acids present right now. अगर 13 एमिनो एसिड बन रहे हैं, मतलब 7 एमिनो एसिड भी और बन सकते हैं, शायद कुछ और भी होगा, किसे पता क्या था, पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब था, ठीक है। तो 7 एमिनो एसिड्स, आगे जो सारे रिएक्शंस हुए, ठीक है, बहुत सारे और भी किया गया, उसमें पता चला कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, 20 के 20 एमिनो एसिड भी मिले हमें, ठीक है, और क्या, शुगर्स, सिंपल शुगर्स, वो सब भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये सब, मुझे एक बात बताओ, अगर फ्री ऑक्सीजन होता तो ये सब डिग्रेड नहीं हो जाता? कोई भी चीज बना, ये CH4 अगर था, ठीक है, मान लो बन गया CH4, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर CH4 बन गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था इसलिए, तो ये ऑक्सीजन होता तो ये फिर से ऑक्सीडाइज होके वाटर और CO2 बन जाना चाहिए था, पर बनता नहीं था। जो भी चीज बना वो रुक जाता था, ठीक है, वो स्टोर हो जाता था, एंड दैट वाज फाइनली कन्वर्टेड इनटू ए हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पानी था, पूरा ओशन ही ओशन था, उसमें ये सारे बायोमोलिक्यूल्स पूरा तैर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स पूरा तैर रहे थे, सी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो, पर बहुत हाई टेम्परेचर में, ठीक है। अभी ये इतना हाई टेम्परेचर में था, तो पहला कैसे ऐसा कुछ हुआ कि ये जो सब मिले हुए थे, अभी क्या हुआ कि देखो, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे थे, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहे होंगे कि हमें मतलब रिएक्शन से कैसे बचे, ठीक है, रिएक्शन से कैसे बचे, उसके चलते उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सोची होगी, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में क्या हुआ, get worried for the notes, you will be getting that at the Instagram page or through the link given below, that is just click on to that and you will be getting the notes. So हाँ, जैसे वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहे तो क्या हुआ, मान लो ये कुछ है, ठीक है, ये एक बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पोलर, नॉन पोलर, मान लो ये वाले मेरे पोलर हैं और ये वाले नॉन पोलर हैं, ठीक है, ये ब्लैक वाले नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, और ये ब्लू वाले पोलर, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे सब होंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, तो मान लो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे बेटा लिपिड्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लिपिड्स भी हैं इस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर, ठीक है, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स भी बने होंगे, फॉस्फेट भी होगा, हमको बस इतना, हमने बस हैरोल्ड यूरे और एसएल मिलर का रिएक्शन देखा था, उनके हिसाब से वो लोग H2N2 NH3 और CH4 लिया था और उनमें से उनको 13 एमिनो एसिड्स मिले थे, फॉस्फेट भी होगा, ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स भी बने होंगे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स वाले, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, ये उसका पोलर हेड, ये है नॉन पोलर टेल, ठीक है, नॉन पोलर टेल, ये है पोलर हेड, ऐसे सब बने होंगे। तो ये सब रिएक्शन से बचने के चक्कर में देखो, ये जब भी होता है ऐसे सब चीजें जब मिले हैं, एक सॉल्यूशन जो बना है, वो सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन था, उसको सूप बोला है पहले से, वो याद रखो, ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है, वो जहां भी चार्ज देखेगा
उसके अराउंड मतलब वो खुद ब खुद ओरिएंटेशन हो जाएंगे, वो चार्ज के हिसाब से अपने, ठीक है, अपने चार्ज के हिसाब से वो ओरिएंट हो जाएंगे। तो ये जो सब फॉस्फोलिपिड्स थे ये पोलर मॉलिक्यूल था। फॉस्फोलिपिड्स क्या करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल के चारों ओर ऐसे, पोलर मॉलिक्यूल के चारों ओर ऐसे खुद को ओरिएंट कर देंगे। अच्छा, आपने वो मिसल फॉर्मेशन तो देखा होगा ना? मिसल फॉर्मेशन क्यों हो जाता है बोलो? क्योंकि वाटर में जब हम डालते हैं सोप को, ठीक है, सोप को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। और क्योंकि वो कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और उसका जो है जो सारे फॉस्फोलिपिड्स मतलब जो भी सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सोप है, सोप व्हाट आर सोप्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद सोडियम आयंस, salts of sodium or potassium salts of long chain fatty acids, that is how we define the soaps, ठीक है, soaps या फिर डिटर्जेंट्स कुछ भी, ये सब वो सब क्या होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं खुद को बचाने के लिए। दैट वाज ओनली वन थिंग, दैट इज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो पोलर वाले पार्ट से खुद को बचाना चाहता है, ठीक है, ये एक ही चीज है, एक ही रीजन है उनका मिसल फॉर्मेशन का, ठीक है, वाटर से बचाना चाहता है। तो ये जब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो पोलर मॉलिक्यूल के पास ये पोलर हेड्स ऐसे मिल जाएंगे, और ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसके साइड में ऐसे जैसे मिसल बनते थे वैसे ही बन जाएंगे, है कि नहीं? सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ मिसल फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर ये याद रखो ये पोलर मॉलिक्यूल है, और ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हो या फिर कुछ भी वही सोप टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स जिनमें बोथ पोलर और नॉन पोलर पार्ट है, वो सब मॉलिक्यूल्स आके ऐसे मिसल बना दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों का, ये कॉलर्ड है, एक कॉलर्ड में सारी चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है, कोशिश यही करते हैं कि ये दोनों सेपरेट आउट हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिहाइड्रेशन करवा देते हैं, इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिए, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, या फिर क्या करो तुम उसका पीएच चेंज करवाओ, टेम्परेचर चेंज करवाओ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल बी सेपरेटिंग आउट, ठीक है। डिहाइड्रेशन जैसे ही करवा दिया तो ये सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ना सारे के सारे, और पीएच चेंज, टेम्परेचर चेंज की वजह से पूरा सेटल। अभी हम लोग क्या करते हैं, वो सेटल्ड वाले जो भी बने हैं, ठीक है, ऐसे सेटल हो गए हैं सारे, उनके ऊपर हम लोग और ज्यादा फॉस्फोलिपिड या फिर सोप सोल्यूशन बोल दो या फिर फॉस्फोलिपिड, कुछ भी बोल दो, सोप सोल्यूशन बोलो या फिर फॉस्फोलिपिड सोल्यूशन, फॉस्फोलिपिड सोल्यूशन। जो लोग सिर्फ नीट के लिए पढ़ने आए हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं या फिर जो रिवीजन के लिए आए हैं उनको ये देखकर बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर कोर्स, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। चलो, तो ये सॉफ्ट सोल्यूशन को हमने जैसे ही यहाँ पे पोर किया, क्या हो गया बेटा, और ज्यादा फॉस्फोलिपिड यहाँ पे आ गया, ठीक है, इनके साथ आ गए और ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स, और ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स। तो अभी ये सारे फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे तो वो लोग और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और ज्यादा फॉस्फोलिपिड आने पर ये सारे ऐसे जुड़ सकते हैं, ये सारे फॉस्फोलिपिड्स अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने नॉन पोलर पार्ट को फिर से बचाने के लिए ये ऐसे बन सकते हैं, ये ऐसे बन सकते हैं। अभी अगर हमने इन पर वाटर डाला, अभी अगर मैंने वाटर डाला इस कंडीशन में, ठीक है, पहले ये क्या था, सॉफ्ट सोल्यूशन डाला था, फिर ये कुछ ऐसा बना था, ठीक है, ऐसा बनने के बाद फिर से अगर मैंने वाटर डाला वहां पे, तो क्या हो जाएगा बेटा,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी दे विल बी डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बने हैं इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, ये सब नीचे क्या होंगे, यहाँ पे रुक गए होंगे। ठीक है, और ऊपर में जो लाइटर हैं, ठीक है, ये वाले ऊपर होंगे। तो ये देखो सब भूल जाते हैं, बाकी हम लोग क्या किए, ये जो ऊपर वाले को एक दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और नीचे वाले को रहने देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को रहने देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, तो हमें कैसा दिखेगा बोलो। ये था एक पोलर सॉल्वेंट, इनसाइड कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल था, उसके चारों ओर ऐसे बने थे मेरे, ऐसे बने थे, ऐसे रुके हुए थे मेरे सारे पहले वाले फॉस्फोलिपिड्स, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स ऐसे बने हुए थे। फिर जब हमने वापस से फॉस्फोलिपिड डाला तो ऐसे बन गए। कुछ याद आ रहा है आपको ये देख के, कुछ चीजें? सो दिस फॉर्म्स द फर्स्ट कॉयसॉर्बेट। ठीक है, ओनली न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल एक अंदर है, बाहर में हम जो चाहते हैं लिपिड बाइलेयर वो बन चुका है हमारा। ठीक है, बाहर में लिपिड का बाइलेयर, एक लिपिड इस तरफ एक लिपिड उस तरफ से, ऐसे लिपिड का बाइलेयर बाहर से, और अंदर में सिर्फ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ट्रैप होके रह गया है। ठीक है, तो यही बनाता है हमारा पहला सेल, प्रिमिटिव सेल। उसको सेल तो नहीं बोल सकते, व्हाई, इट कैन ओनली यूज द न्यूट्रिएंट। ठीक है, पर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं बना है अभी तक। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होने के लिए उसके अंदर आरएनए चाहिए मुझको, या फिर डीएनए चाहिए। ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो गया था बेटा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि बायोमोलिक्यूल्स एक बार बन के रुक गए होंगे, और भी वो रिएक्ट किए होंगे अपने साथ, बहुत रिएक्ट किए होंगे। रिएक्ट करने के बाद वो सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स सब बने होंगे। ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग विथ ईच अदर आरएनए डीएनए सब बने होंगे। अभी अगर आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए और डीएनए का क्या होता है चार्ज, सिंपली देखे तो स्टडीड दैट बायोमोलिक्यूल पहले ना। चलो, तो आरएनए और डीएनए ये चार्ज में नेगेटिव चार्ज होती है इन पे। क्यों होता है बेटा नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इन पे भी फॉस्फेट होता है। सिंपली आप लोग अभी के लिए यही याद रखियो, फॉस्फेट होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, वी विल गो इनटू दिस कि व्हाई दिस फॉस्फेट एंड ऑल, विल बी गोइंग इनटू इट। ओके, चलो, तो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल के चारों ओर ऐसे मिल गए होंगे। ठीक है, तो ये जो पहला बना था, ये इसको क्या कहते हैं, कॉयसॉर्बेट, कॉयसॉर्बेट। ठीक है, इसको हम लोग आज के डेट पे कर चुके हैं बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग खुद से बाय एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉयसॉर्बेशन थ्योरी। ठीक है, गिवन बाय ओपारिन एंड हार्डन। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हो वो तो कमेंट में जरूर बताना चाहिए था आंसर, बताना चाहिए आंसर, ओपारिन एंड हार्डन। ठीक है, ओपारिन एंड हार्डन। चलो, तो कॉयसॉर्बेट बन गया। अभी अगर आरएनए डीएनए को वो लोग वेसिकुलेट कर ले, या फिर वो लोग अगर ट्रैप कर ले ऐसे, तो वो हो सकता है कि वो लोग रेप्लिकेट कर सके खुद को, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम बन जाए, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए वेसिकल, रेप्लिकेटिंग वेसिकल, वेसिकल्स। ठीक है, सो दीज वर द टू स्टेजेस, पहले ये हुआ होगा, फिर रेप्लिकेटिंग वेसिकल्स बने होंगे। ठीक है, दीज वर द स्टेजेस हाउ आवर फर्स्ट सेल वाज डिराइव्ड। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि कैसे बना हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो ये थी हमारी कॉयसॉर्बेशन थ्योरी, दैट वाज कॉयसॉर्बेट, देन द वेसिकल्स वर फॉर्म्ड, रेप्लिकेटिंग वेसिकल्स, देन we'll go on to the formation of cell membrane. Okay, so आपको ये वाला तो दिख गया है कि बाई मेम्ब्रेन, बाई लेयर कुछ बन गया है,
उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो यही बन गया हमारा सेल, न्यूट्रिएंट्स विद इन मेम्ब्रेन, विद इन बैग्स, न्यूट्रिएंट्स विद इन बैग्स और विद इन सैचेल्स बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे वो सब हेटेरोट्रोपिक होंगे, ये सब हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन में। करंटली इतना ही हमें समझना था कि ये बाइलेयर होके कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं कि देखो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये सब हुआ है करके हम कॉइसोर्बेट को थोड़ी हम लोग आंखों से, खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, हम अपने हाथ में इतने सारे जार्म्स हैं उनको हाथ खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको क्या देखेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी ओवर देयर द पिक्चर गिवन ऑफ, दिस इज ऑफ द पिक्चर ऑफ दैट कॉइसोर्बेट, ठीक है। This was the this was experimental results of Coisorbates done at Chicago University, ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं कि कैसे पढ़ना शुरू किया, क्या चीज है जो हमें हेल्प किया पढ़ने के लिए सेल के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक बात बता सकता है कोई कि कमेंट कर दो यार कि कैसे सेल को क्यों पढ़ा जाए, ठीक है। सेल को क्यों पढ़ा जाए, सेल को क्यों पढ़ा जाए, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विद द बिगर ऑर्गेनिज्म एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी सेल। एक बड़ा ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हमें सेल के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। और क्या है, सेल मीडियम प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करता है सारे रिएक्शंस के लिए, इसीलिए वो जरूरी है। थोड़ा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी माता की वाणी में क्या लिखा है, सेल क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड वी स्टडी सेल, ठीक है। शुड वी स्टडी सेल, हम सेल क्यों पढ़े, ठीक है। सबसे पहले तो हम सारे ग्रॉस फिजियोलॉजिकल बिहेवियर्स को, ग्रॉस फिजियोलॉजिकल, just note these point down, these are very important, physiological, from your exam point of view, physiological and behavioral features को मॉलिक्यूलर टर्म्स में समझ सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर टर्म्स में समझ सकते हैं। Gross behavioral and gross physiological and behavioral features can be understood in molecular terms, can be understood in molecular terms, ठीक है। सेकेंड क्या है कि अगर डिजीज हो जाए, ठीक है, कैसे पता चलता है कि एक जगह पे कुछ डिजीज हो गया है तो उस जगह पे बहुत ज्यादा सेल्स हैं, उस जगह पे पस हो गया है, कैसे पता चलता है, ठीक है। अबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो जाता है डिजीज कंडीशन में, ठीक है। द रीजन ऑफ अबनॉर्मल फंक्शंस, प्रोसेसेस या फिर फंक्शंस, प्रोसेसेस ड्यूरिंग डिजीज, ये सब के बारे में पता चल सकता है। और क्या पता चल सकता है, सेल्यूलर, द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, बेसिकली ऑर्गेनिक, ठीक है, and molecules which are present inside the cell, and molecules present in cell and their trafficking, present in cell and their trafficking, मतलब वो सब कैसे मूवमेंट होते हैं उनका, कैसे वो लोग जाते आते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के लिए हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत जरूरत है, ठीक है। बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो बिना हम बाहर वो रिएक्शन को किए हमको पता नहीं चल सकता, पता नहीं चलेगा कि वो बनाता क्या है। पहले तो उतने सारे माइक्रोस्कोप नहीं था ना, पहले तो इतना देखने का तरीका भी नहीं था कि पता चल जाए कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है, वो हो रहा है। हमने पहले केमिस्ट्री पढ़ी, फिर जाके बायोलॉजी पे उसी चीज को अप्लाई किया, ठीक है। तो द फिजिको केमिकल अटेम्प्ट
biological processes help us understand the cell processes। ठीक है, ये सेल प्रोसेसेस जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई कर दें, बाहर रिएक्शन कर दे, देख ले कि हमारा प्रोडक्ट सही आ रहा है कि नहीं, सेल वही चीज बना रहा है कि नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि सेम हो रहा है कि नहीं प्रोसेस। समझ रहे हो? चलो, और क्या, ये जो फिजिको केमिकल अटेम्प्ट है या जो हम जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को यूज करते हैं इन स्टडिंग बायोलॉजी, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड रिडक्शन बायोलॉजी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी तो बहुत सुपीरियर है ना, और हम लोग तो खुद से कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को। ठीक है, तो उसको एक टाइम देखो, अब खुद ही बताओ ना, एक सिस्टम में एक टाइम पे सारे रिएक्शन हो रहे हैं और हम लोग अपने हिसाब से 2-3 रिएक्शन को एक साथ में कर सकते हैं, तो ये ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, इसीलिए शायद उसको बोला जाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ओके, what is this? Use of physical and chemical theories on biology। ठीक है, chemical processes on biology, processes in biology, in studying biology या फिर understanding biology, whatever it is। चलो, तो ये हो गई बात। उसके आगे हम देखते हैं कि क्या वो चीज है जो हमें हेल्प किया बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए, सेल बायोलॉजी को, सेल को इतने अच्छे से देखने के लिए हमें कौन सी चीज ने हेल्प किया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था माइक्रोस्कोप। सबसे रिनाउंड डिस्कवरी इन द टाइमलाइन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं होता तो आज हम नहीं देख पाते कि क्या है सेल, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, वो सब नहीं देख पाते, बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रोस्कोपी वाज द मोस्ट एडवांस डिस्कवरी लीडिंग टू एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजी। तो चलो, आप ये साइड में देख रहे होगे एक पिक्चर जहां पे आपको दिख रहा है एक माइक्रोस्कोप, जहां पे आपको दिख रहा है एक माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ये जो आपको दिख रहा है दैट इज एडवांस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये एडवांस्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत बाद में बना है, पहले तो वो सारे माइक्रोस्कोप्स होते थे जो हैंडल वाले। ठीक है, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिससे हम लोग देखते थे स्कूल्स में पहले, आजकल ये सब लैब्स में, कॉलेजेस में यूज किया जाता है फॉर स्टडिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली लैब्स में होता है। चलो, इसके पार्ट्स देख लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करो। ठीक है, गॉट दिस? ये स्टेज जो है वो स्टेज पे हम लोग लेके स्पेसिमेन को रखते हैं, फिर वो हम लोग स्पेसिमेन को देखने के लिए फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छे से, ज्यादा क्या बोलेंगे आपके हिसाब से, ज्यादा HD पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया? ठीक है, माइक्रोस्कोप सबसे पहले जिन्होंने बनाया वो थे जैनसन एंड जैनसन। ठीक है, जैकरियस, दिस वुड बी Z, जैकरियस एंड हैंस जैनसन, जैनसन एंड जैनसन, जैकरियस एंड हैंस जैनसन, इन्होंने बनाया था एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पर जैसा होता है ना, हमेशा पता नहीं होता है लोगों को कि क्या बनाया हो क्या नहीं, और वो लोग बोलने लगता है कि तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुम्हारा चीज बेकार है। ठीक है, तो तब तक कुछ पता नहीं था। उसके बाद जब A.V. लीeuwenhoek
जब एंटोन वन लीवनहुक ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, वो एक ट्रेडर थे, लेंसेस के साथ ट्रेडिंग करते थे, तो वहां से उन्हें मिला वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिला, बहुत ज्यादा ऑप्टिकल पावर का, ठीक है। वहीं से वो देखे स्पर्मेटोजोआ, फर्स्ट लिविंग सेल स्पर्मेटोजोआ को देखे। स्पर्मेटोजोआ, द फर्स्ट लिविंग सेल सीन बाय हिम, ठीक है। और क्या देखे वो, विब्रियो कॉलोनी को उन्होंने देखा था, ओके। विब्रियो कॉलोनी क्या है? विब्रियो कॉलोनी वायरस, बैक्टीरिया है, ठीक है। विब्रियो कॉलोनी कॉमा शेप, विब्रियो कॉमा शेप, पढ़ेंगे टेंशन नहीं लो, पढ़ेंगे। विब्रियो कॉलोनी कॉमा शेप बैक्टीरिया कॉजिंग द डिजीज कॉलेरा, ठीक है। उसमें वो अपने स्टूल में विब्रियो कॉलोनी को देखे थे, तो वो लिविंग सेल को सबसे पहले देखे थे, एवी लीवनहुक, ठीक है। अभी नॉल एंड रस्का करके, उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है रोबर्ट हुक, उन्होंने कॉर्क, बार्क ऑफ कॉर्क प्लांट में देखा था डेड प्लांट सेल्स को, डेड प्लांट सेल्स, और उसी को उन्होंने लिखा अपने बुक माइक्रोग्राफिया में, माइक्रोग्राफिया। स्मॉल चीजों की ग्राफ डिजाइन्स या फिर पिक्चर्स, ठीक है, माइक्रोग्राफिया, वो अपने बुक में लिखे सेल के बारे में, और वो एक्चुअली देखे थे ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। प्लांट सेल था ना, तो हेक्सागोनल, उसका एक परफेक्ट शेप है, प्लांट सेल देखे थे वो, ऐसे वाले शेप्स देखे थे, और उसको उन्होंने नाम दिया था लिटिल रूम, ठीक है। उनमें न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? वो डेड न्यूक्लियस देखे थे, डेड सेल देखे थे, ठीक है, सो नो न्यूक्लियस इज इन इट। चलो, तो रोबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में लिखा, पहले डेड सेल देखा और लिखा, ठीक है। फिर उनके बाद जो आए हमारे नॉल एंड रस्का, KNOLL, नॉल एंड रस्का, ठीक है। इतना तो सभी को पता होगा, रिवीजन वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। चलो, नॉल एंड रस्का, उन्होंने निकाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, यही होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का बीम यूज करो, ठीक है, जैसे कैथोड रे ट्यूब वगैरह में होता है, इलेक्ट्रॉन का बीम यूज करो, बीच में रख दो आप अपना वो स्पेसिमेन को रख दो, उसके थ्रू जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास करके जाएंगे, एक पीछे एक स्क्रीन रख देना जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन उसको पास करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिरेगा, ठीक है। बाकी चीज जगह पे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो उसका एक फोटो निकल जाएगा, ठीक है, वो स्क्रीन पे, वही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये सब हो गई पुरानी बातें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप के वजह से ही हम लोग सेल, न्यूक्लियस को भी न्यूक्लियस का भी HD पिक्चर्स निकाल सके, ठीक है। ये सब थी तब की बात। अभी रिसेंटली, सबसे रिसेंटली जो एडवांसमेंट हुआ है माइक्रोस्कोपी में, दैट वाज इन 2009, ठीक है। सबसे रिसेंट, मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है 2009 में। वो किसने किया है? प्रतिभा गाई, ठीक है, प्रतिभा गाई। उन्होंने एनवायरमेंटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप बनाया है, ETEM, एनवायरमेंटल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ETEM बनाया है। एनवायरमेंटल मतलब क्या? पहले क्या करना पड़ता था हमें? पहले लेके आओ स्पेसिमेन को, जहां से आपको देखना है, उसको काटो, उसको माउंटिंग करवाओ एक स्लाइड के ऊपर, फिर जाके देख सकते हो, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया, वही एनवायरमेंटल कंडीशन में, वही बॉडी के अंदर
रहते हुए भी हम लोग देख सकते हैं उस स्पेसिमेन को, पर्टिकुलर चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो वही एनवायरनमेंट, वही हैबिटेट में, वही कंडीशन में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस वाज द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट टिल नाउ, रिसेंटली। चलो, ये हो गई माइक्रोस्कोपी की कहानी पूरी। और ज्यादा माइक्रोस्कोप पढ़ना है तो रेडी हो जाओ, नीट देकर या फिर कोई भी अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। फर्स्ट ईयर में सभी को पढ़ाया जाता है, आई गेस बायोलॉजी वाले स्ट्रीम वाले सभी को। सेकेंड ईयर में भी, मेडिकल साइंस में सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई होता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है, तो सभी में पढ़ाई होता है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है। चलो, ये थी माइक्रोस्कोप की कहानी। हाँ, तो हम लोग सारा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेल, एनसीईआरटी के भाषा में समझते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की वाणी, छठी माता की वाणी। चलो देखते हैं सेल को वो कैसे डिफाइन करती है। एनीथिंग कैपेबल ऑफ independent existence, with the capability to capability to carry out processes, carry out living processes। लिविंग प्रोसेसेस क्या क्या है आप लोगों को तो पता ही होगा ना। रिस्पॉन्स टू स्टिमुले, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये सब हो गए लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है। ग्रोथ, रेप्लिकेशन, ये सब, ठीक है। लिविंग प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज सेल। All unicellular organisms therefore are capable of independent existence. It says that anything which is less than a cell will not be able to live, to exist, as well as to carry out these living processes on its own. So virus, what is it? A living cell or a non-living cell? क्या है वो वायरस? वायरस को आप ऐसा है वायरस, ठीक है, ऐसा पड़ा हुआ है, मान लो ये है वायरस, वायरस ये है, ठीक है। तो मैं इसे काट दूंगी ना, सोडियम जैसे कटता है वैसे ही वो कट जाएगा पूरा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो पता भी नहीं चलेगा वो जिंदा है कि मर गया है, ठीक है। सो पर अगर वही वायरस किसी लिविंग सेल के ऊपर आके बैठ जाए, किसी लिविंग सेल के ऊपर अपना घर बना दे, तो उसके अंदर वो क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा और अपना जो रिप्रोडक्शन वो उसके थ्रू करेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट इट्स रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन, ठीक है। सेल नहीं है, इट इज नॉट अ सेल, ओके। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी border line between living and non-living, living and non-living organisms। इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे वायरस में, ठीक, वायरस जब पढ़ेंगे। चलो, तो ये सेल हो गई, ये सेल इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, नोट दिस। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो सेल के बारे में आज तक हमें बताया गया है, क्या क्या थियरीज हैं सेल के बारे में, ठीक है, कैसा सेल हुआ, क्या करता है, सेल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलो, सबसे पहली सेल थियरी, सेल थियरी, ठीक है, सेल थियरी। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत झगड़ा चल रहा था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था, इसीलिए दोनों कंट्रीज के दो साइंटिस्ट क्या किए, प्रूफ करने लगे अपने आप को। चलो, पहले इस साइड में हम लोग लिखते हैं मैथ्यूस स्केलेटन
थियोडोर शॉन। ठीक है, ये दोनों थे कंटेम्पररी पीपल हैं। झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने भी फायदा उठाया, चलो मुझे अपनी कंट्री को ऊंचा करना है, मुझे अपनी कंट्री को ऊंचा करना है। ये 1838 में अपना काम किए थे, ये 1839 में अपना प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ठीक है, ये थे बोटनिस्ट, ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल, क्योंकि वो बोटनिस्ट है ना, तो प्लांट सेल, बहुत सारे प्लांट सेल को स्टडी करने के बाद, आफ्टर लुकिंग एट मेनी प्लांट सेल्स, इन्यूमरेबल प्लांट सेल्स, ही फाउंड दैट प्लांट सेल्स, plants are made up of tiny structures called cells, which further group into tissues, which further group into tissues। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, टिश्यूज बनते हैं फ्रॉम सेल्स। ठीक है, फ्रॉम सेल्स, बस इतना ही उन्होंने कहा था। ठीक है, चलो और क्या, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किए और बोला था, सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट सेल मेम्ब्रेन, ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोलो, मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग, outer most covering of plant cell, animal cells, covering of animal cells, या फिर इसको आउटलाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, उनके आपकी एनसीईआरटी में आते हैं, इसको आउटलाइन लिखते हैं। चलो, तो और क्या देखें, ये खाली, क्योंकि इनका थ्योरी तब तक हो चुका था, इनका थ्योरी तब तक आ चुका था कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज। ठीक है, तो इसने इन्होंने बोला कि चलो हम भी थोड़ा प्लांट को देख लेते हैं, तो इन्होंने ये भी बोला कि he also reported that cell wall is only unique to plant cell। ओनली यूनिक टू प्लांट सेल्स। ठीक है, फिर उसके अंदर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन एंड द टोटल सेल, उसके अंदर होती है। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने और एक कंक्लूजन दी कि ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है, सारे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स देख लिए, एनिमल्स देख लिए, सभी को देख लिया, तो उन्होंने प्रपोज किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेल से बनते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट्स से, मतलब सेल के प्रोडक्ट्स मीन्स ही मेंट एक्चुअली सेल से निकलने वाली चीजें। ठीक है, मतलब सेल रिएक्शंस करता रहता है ना, सेल तो रिएक्शन के लिए बेस है, बस वही है, रिएक्शन का एक घर। ठीक है, तो वो सारी चीजों को मिलाकर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, पर ये जो उन लोगों ने तो दे दिया, इसका कंक्लूजन फाइनली ये निकल के आया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। इसकी एक डिसएडवांटेज जो है ये वो है कि इनका थ्योरी नहीं बताया कि बाकी सारे सेल्स बनते कैसे हैं। एक सेल तो बन गया, चलो ठीक है, सेल प्रोडक्ट्स भी बन गए, चलो, तो बाकी सारे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स कैसे बन गए। ठीक है, और कोई देखा भी नहीं था ना, जैसे हम लोग बोल रहे थे माउंटेन्स और बोल्डर्स में लोग देखते हैं कि ऊपर से आके डस्ट और ये सब गिरते रहते हैं, पर हम लोग तो ऑर्गेनिजम्स में कोई देख भी नहीं पाता था कि कैसे ये लोग बड़े हो गए, पर फिर भी वो बड़े हो जाते थे थ्रू इंट्रिंसिक फोर्स।
तो इसको डिफाइन नहीं कर पाए, इनका थियोरी नहीं डिफाइन कर पाया, ठीक है। सो इट कैन नॉट डिफाइन हाउ cells were formed, how new cells were formed, can't define the formation of new cells. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। तो इनको इनके बारे में, इनके बात को प्रूफ करने के लिए 15 साल बाद कोई आया, ठीक है, रुडोल्फ विर्को। डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स। रुडोल्फ विर्को, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया इन 1855 उन्होंने ये बताया कि जो सारे सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो सेल्स हैं उनके डिवीजन होने से, उनके टूटने से, टूटने तो नहीं बोल सकते, डिवीजन, ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल्स उनके डिवाइड करने से। मान लो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना ग्रोथ बाय नंबर की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो एक सेल था, वो क्या हुआ, टूटा, वो डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करके वो 2 सेल बन गया, फिर 2 सेल से 4 बने, 4 सेल से 8 बने, ऐसे करते 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 बहुत सारे सेल्स बन गए, ठीक है। सो सेल डिवीजन गिव्स द आंसर टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। चलो सेल थ्योरी को सम अप करने पर, समिंग अप द सेल थ्योरी, वी गेट cells are made up of, organisms are made up of cells and cell products makes organism, ठीक है। दूसरी ये बनी कि न्यू सेल्स arise from pre-existing cells, इसी को बोलने लगे, ये जो सेकेंड थियरी है उसको हम लोग बोलने लगे ओमनीसेलुला ई सेलुला, ओमनीसेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनीसेलुला ई सेलुला, ये लैटिन लैंग्वेज में है, इसी को बोला गया cell theory. So that's all about the cell theory. In next class, next video, we'll be taking up the overview of cell, the structures of cell, ठीक है, the difference between prokaryotes and eukaryotes. Do comment what was your doubt, and we'll be taking over that in the doubt clearing sessions, ठीक है, या फिर उसके ऊपर वीडियो भी छोड़ सकते हैं। चलो बाय। Letting you think out of box.